अब सुनिए किस बात पर मुकदमा हुआ है। मुझे सुनाना पड़ेगा, मैं सुनाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर दो चीजों को कंपैरेटिव नहीं समझाऊंगा तो खुश को शायद समझ में ना आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? कुणाल कामरा का मामला महाराष्ट्र सरकार में या महाराष्ट्र राज्य में गर्माता जा रहा है। सारी बातें जो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं या पहले से जानते हैं, इसका व्यवहार भी पता है, इसका इंक्लिनेशन भी पता है, सब कुछ पता है। मुकदमे हो गए हैं, तोड़फोड़ हो गई है, माफी मांगने को बोला जा रहा है। फिलहाल ये बोल रहा है मैं माफी नहीं मांगूंगा। बतौर वक्ता और अधिवक्ता जो इसका वहां प्रोग्राम था, मजबूरी में कभी भी मैं गंदी चीज परोसता नहीं हूं, लेकिन कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए, कंपैरेटिव चीज समझाने के लिए जो इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग हुआ है और इस देश की बर्बादी में इस अभिव्यक्ति की आजादी का जो रोल है, इसी के इस पूरे आधे पौन घंटे के प्रोग्राम से कुछ अंश निकाल कर लाया हूं। क्या चीज अभिव्यक्ति की आजादी में आती है और क्या चीज ऐसी होती है कि अगर अभिव्यक्ति की आजादी में उसको इस्तेमाल, उपयोग या दुरुपयोग किया जा रहा हो तो तुम्हारा पिछवाड़ा टूटना बनता है। बहुत नरमी से यह देश चल रहा है। जिस दिशा और धारा में यह देश है, इस देश को चलाने वालों को कानूनन और गैर कानूनन अभिव्यक्ति की आजादी और क्या नहीं है अभिव्यक्ति की आजादी, इसका फर्क समझना चाहिए। जहां अभिव्यक्ति की आजादी है वहां खुली छूट देनी चाहिए, और जहां अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है वहां मिसाल बना देना चाहिए। मिसाल के बदन पर नहीं, तुम्हारे तलवे पे लाल और काले लाठियों के निशान हो तलवे पर, क्योंकि तलवा लाठी के हिसाब से मोस्ट सेंसिटिव प्लेस माना जाता है। अगर लाठी लगानी है तो तलवों पे लगाओ, उल्टा करके, जिसको बोला जाता था चरखी चढ़ाकर। बताता हूं आप लोगों को क्या उस शो में जो बोला गया, बतौर वक्ता और अधिवक्ता मैं उसको अभिव्यक्ति की आजादी में मानूंगा। अभिव्यक्ति की आजादी का मूल मंत्र है डेमोक्रेसी में, तुम सरकार की नीतियों की आलोचना, सरकार की नीतियों का मजाक, सरकार पर कोई भी आरोप लगा सकते हो सरकार की नीतियों पर, और वो चीज आती है अभिव्यक्ति की आजादी में। सुनिए। सीबीआई जो पीछे लग जाए, यहाँ ईडी तुझे सताए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। देश में इतनी महंगाई, सरकार के साथ है आई, लोगों की लूट ने कमाई, साड़ी वाली दीदी आई, सैलरी चुराने ये है आई। बिल्कुल इस चीज को, इन लाइनों को डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद वक्ता और अधिवक्ता अभिव्यक्ति की आजादी की श्रेणी में रखेंगे। कोई स्टैंड अप कॉमेडियन हो, वैसे गंद इन्होंने बहुत मचा दी है, पहले भी मैंने ये बात बोली थी। स्टैंड अप कॉमेडियन अगर अपनी बातों से गालियां सिर्फ हटा लें तो इनकी टीआरपी 50% घटकर कम हो जाएगी, व्यूअरशिप 50% करके कम हो जाएगी, और इनकी टीआरपी के चलते जो इनके टिकट बिकते हैं और व्यूज मिलते हैं वो आधे, कोई भी हो, वो ये कुणाल हो या कोई भी हो, सिर्फ ये गालियां अपने अपने नरेशन से या अपनी कॉमेडी से हटा लें। ये लोग इसको अभिव्यक्ति की आजादी कहते हैं। दो कौड़ी के लोग। अभिव्यक्ति की आजादी थी आर.के. लक्ष्मण जी के पास, अभिव्यक्ति की आजादी थी सुधीर धर साहब के पास, जो सरकार की वो नीतियों का, सरकार की नीति पर वो कार्टून बनाती थी और लोग उसको पसंद करते थे। तुम नीतियों पर बनाओ। कि आदमी को एक लाइन ड्रॉ करना नहीं आता, रेखा कब पार करनी है ये नहीं आता। इतने की आजादी दोगे अभिव्यक्ति के नाम पर तो इतना पकड़ लेंगे। तो जितना मैंने सुनाया, लोग कहते हैं ना न्यूट्रलिटी क्या होती है, ये होती है न्यूट्रलिटी, कि जितना मैंने सुनाया मैं उसको बतौर अधिवक्ता आपकी अभिव्यक्ति की आजादी में मानकर चलता हूं, क्योंकि ये एक नीति से गवर्न हो रहा है। नीति को आप की आलोचना अपने तरीके से कर रहे हो। अब सुनिए किस बात पर मुकदमा हुआ है। मुझे सुनाना पड़ेगा, मैं सुनाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर दो चीजों को कंपैरेटिव नहीं समझाऊंगा तो खुश को शायद समझ में ना आए। थाने की रिक्शा,
चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए, थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय मंत्री नहीं वो दल बदलू है और कहा क्या जाए, जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए, मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए, तीर कमान मिला है इसको बाप मेरा ये चाहे, थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। सोचो ना, मतलब ये पॉलिटिक्स है इनकी, परिवारवाद खत्म करना था, किसी का बाप चुरा लिया। क्या रिप्लाई होगा भाई? मैं मिलूं कल तेंदुलकर के बेटे को, बोलूं कि आजा भाई लंच पे मिलते हैं, आधा घंटा तेंदुलकर की तारीफ करूं और बोलूं कि देख आज से पर वो मेरा बाप है, तू ढूंढ ले कोई ऑन द वे। सुना आपने? तुम उसकी रिक्शा का जो आदमी कहां से उठ के आया है उसका मजाक उड़ा रहे हो। तुम लॉजिकली, पॉलिटिकली, जुडिशरी सब एंगल से गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो। धोखा बाला साहब को उसके बेटे ने दिया, बाला साहब के बेटे ने दिया, धोखा एकनाथ ने नहीं दिया। थाली में छेद बाला साहब के उसके बेटे ने करी, दल बाला साहब के बेटे ने बदला, बाला साहब की नीतियों को तार तार उसके बेटे ने किया, बाला साहब की नीतियों को सजाया सवारा एकनाथ ने। सुप्रीम कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो शिवसेना माना गया। और धरातल पर आ जाओ तो 2024 के चुनाव में वो ही उसी को महाराष्ट्र के लोगों ने शिवसेना माना। तो तुम प्रैक्टिकली भी गलत हो, लॉजिकली भी गलत हो, लीगली भी गलत हो, इलेक्शन कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी गलत हो, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के हिसाब से भी गलत हो, और फैक्ट्स ऑफ द केस, फैक्ट्स ऑफ द हिस्ट्री, बाला साहब की नीतियों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी गलत हो, और अंडर द टेबल उसको गद्दार बोल रहे हो। गद्दारी बाला साहब के बेटे ने अपने बाप से करी, ना कि एकनाथ शिंदे ने। वो तो बेटा जब गद्दारी कर रहा था तो एकनाथ शिंदे ने उसको उसकी हैसियत और औकात एकनाथ ने भी बताई, सुप्रीम कोर्ट ने भी बताई, इलेक्शन कमीशन ने भी बताई, और महाराष्ट्र की जनता ने बताई। ये जो चीज आती है, ये इसके लिए इंसान को चरखी चढ़ाकर उसके तलवों को पहले बर्फ से ठंडा कर कर फिर उसके तलवों पर डंडे लगाने चाहिए। ये उसकी कैटेगरी में आता है। मुकदमा आलोचना करने के लिए नहीं हुआ है, मुकदमा सीबीआई का या इनकम टैक्स का मजाक उड़ाने के लिए नहीं हुआ है। मुकदमा इस लाइन के लिए हुआ है जो उसने एकनाथ के लिए गाई है। अब मैंने बतौर अधिवक्ता और वक्ता दोनों चीजें बता दी। इसमें जब आपने इसी में आगे जाकर मोदी जी का भी मजाक उड़ाया है, मोदी जी की बीवी क्यों छोड़कर भाग गई? क्योंकि वो स्टेशन पर बैठ के चाय अच्छी नहीं बनाते थे। ऐसे चाय बनाने वाली बीवी को तो भागना ही चाहिए। इन पर लाठी चलनी चाहिए, इन पर मुकदमे होनी चाहिए। तुम महंगाई का, कोई भी बेरोजगारी का, तुम अपने हिसाब से कोई टॉपिक पकड़ लो, तुम बाबर का पकड़ लो, तुम इस चीज को चैलेंज करो कि मंदिर मस्जिद की बात क्यों हो रही है। जो भी तुम्हारी सोच हो, जो भी तुम्हारा माइंड हो, वो आता है अभिव्यक्ति की आजादी। लेकिन जिस बात पर इस पर मुकदमा हुआ है, अफसोस इस देश का कानून, अफसोस इस देश का पुलिसिंग सिस्टम, लॉ सिस्टम, ऐसे इंसान को जहां भी हिंदुस्तान में हो घसीट के महाराष्ट्र लाना चाहिए। जैसा मैं बोलता हूं ना कि ऊपर वाला मुझे पावर दे दे तो मैं बताऊंगा टीएन सेशन क्या था। टीएन सेशन क्या था? कोई उसने कानून बनाया, कोई किताब लिखी, कोई रूल बुक लिखी, कोई संविधान बदला? नहीं। अपनी लाठी के दम पर पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस में जो दबंगई का एक अड्डा बन गया था, उनको उनकी उस आदमी ने औकात बता दी। सिर्फ शेल्फ से एक कानून की किताब निकाली, उसको झाड़ा जिसमें मिट्टी जड़ गई थी, और पढ़ा, और उसने कहा मैं इसको इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। ये बात मैं टीएन सेशन का एग्जाम्पल बहुत बार देता हूं। टीएन सेशन डिजर्व टू बी ए भारत रत्न।
ये मैंने, क्योंकि दोनों फेस मैंने कस्प पे देखे हैं। जब हम बिल्कुल यंग थे तो हमने चुनाव में लूट देखी है, और उसके 10 साल बाद, 15 साल बाद हम लोगों ने इलेक्टोरल प्रोसेस को सुधरते हुए देखा है। इसीलिए कहता हूं, जिस दिन ऊपर वाले ने, वैसे तो मुंह पे कब इल्म बैठा हो या सरस्वती बैठी हो पता नहीं, अगर मैं होता, इस आदमी को हिंदुस्तान के किसी कोने से घसीटवा के महाराष्ट्र बुलवाता और इसकी नाक रगड़ के चरखी चढ़ाकर पहले तलवे बर्फ से गीले कर कर फिर उस पर लाठी बजाता, तब इसको समझाता या समझ में आता कि अभिव्यक्ति की आजादी क्या होती है और अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन क्या होता है। और जो लोग ये कहेंगे नाम तो किसी का लिया नहीं, तो परेशानी क्या है, मैं जानता हूं कुछ विशेष लोगों को जो जरूर इससे रिश्तेदारी करके बैठ गए होंगे। वो तो उद्धव ठाकरे से भी रिश्तेदारी करके बैठ गए, इतने जलील निकले। भिवंडी और मुंबई के दंगों को भूल गए। वो उद्धव के बाप का, फादर का, पिता का वो सेंटेंस भूल गए जो उसने कहा था कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद तो हमने गिराई थी। लेकिन वो इतने जलील हैं या मोदी से इतना डरते हैं कि उन्होंने उसके बेटे को भी गोद में बिठा लिया। तो जब वो ये कहेंगे या कोई कहेगा तो नाम तो लिया नहीं, तो नाम तो फिर इस देश में बहुत से लोगों ने बहुत सी चीजों का नहीं लिया। तुम्हारे अंदर फिर मिर्चा काहे लग जाती है, तुम क्यों थाने घेरने पहुंच जाते हो, तुम क्यों गुम्बे फेंकने लगते हो, ये कह के कि हमारी अकीदे का या हमारे मजहब का मजाक उड़ाया गया है। बहुत से ऐसे किस्से सुना सकता हूं जहां नाम कोई नहीं लिया गया लेकिन मिर्चा तुम्हारे लग गई। तो इसकी पैरवी करने वालों के लिए ये संदेश था, और जाहिलों के लिए भी और पढ़े लिखों के लिए भी। ये संदेश इसी शो से मैंने समझाया है कि क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी में आता है और क्या नहीं आता है। और कानून बहुत बलवान है, कानून ये बहुत बलवान है, सिर्फ इसको क्रूरता से रूथलेसली इसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो ये था मेरा एनालिसिस इसके शो पर। है खैर ये एक हैबिचुअल ऑफेंडर। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।